हेलो बच्चों। तो बच्चों मैथमेटिक्स गुरु के चैनल में आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक अभिनंदन बच्चों। तो बच्चों आज अपन पैराबोला का पार्ट थर्ड उसको डिस्कस करेंगे बच्चों। और ये पैराबोला का लास्ट पार्ट होगा बच्चों ये, ठीक है बच्चों। और इसमें अपन एक भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ेंगे जो आपके जेई से बाहर चला जाए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चाहे वो मेंस हो चाहे वो एडवांस हो। हाँ एक दो इलस्ट्रेशन होंगे जरूर अलग अलग वैरायटी के जो एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों उनको अपन बाद में भी उसको क्लियर करा देंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब बच्चों देखो पार्ट 3 में अपन ने जो पार्ट 2 था, पार्ट 2 का पैराबोला के पार्ट 2 का लास्ट टॉपिक क्या था मेरे प्यारे बच्चों? जो लास्ट टॉपिक था वो था नॉर्मल टू द पैराबोला, नॉर्मल टू द पैराबोला, ठीक है बच्चों। तो बोलो एक पैराबोला जो है अपने पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये अपने पास एक पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x, ठीक है। और ये y स्क्वायर बराबर 4x ये बन गया। अब बच्चों इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे, इस पॉइंट P पे मुझे क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है बच्चों? टेंजेंट, सॉरी क्या ड्रॉ करना है मुझे? इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब ये जो नॉर्मल है इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो बोलो बोलो बच्चों इस नॉर्मल की इक्वेशन बोलो m के फॉर्म में क्या आई थी? y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, यही आई थी बच्चों m के रूप में, ठीक है। और t के रूप में ये तो आई m रूप में, m के रूप में। और बच्चों t के रूप में बोलो, t के रूप में यानी यदि प्राचालिक के रूप में अपन को लिखना हो तो बोलो इस पॉइंट P का प्राचार्य यदि है तब इसके अभिलंब का जो समीकरण आएगा वो क्या आएगा? y बराबर बोलो बच्चे क्या जाएगा? tx। भाई m और t में क्या रिलेशन होता है? माइनस का रिलेशन होता है बच्चों। तो माइनस के tx प्लस के 2at प्लस के 8t क्यूब। तो ये बच्चों किसमें आएगा? t के रूप में, ठीक है बच्चों। तो ये सब चीज अपन ने डिस्कस कर चुके थे। तो y का बराबर 4x के लिए नॉर्मल ये हुआ। तो बच्चों ऐसे ही मान लो जनरल हो अपने पास, परवलय कैसा हो? जनरल हो y माइनस के इज इक्वल टू 4a x माइनस x, शिफ्टिंग वाला हो, परवलय शिफ्टिंग वाला हो। तो इसके लिए नॉर्मल की इक्वेशन बोलो बच्चों कैसे लिखोगे? नॉर्मल की इक्वेशन, तो नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है मेरे प्यारे बच्चों इसके लिए। तो बोलो कैसे लिखोगे? तो बच्चों y की जगह लिखोगे तो m रूप में लिखना है, चलो t रूप में लिख दो सीधे, है ना बच्चों, t रूप में लिखो, t के रूप में लिखो, प्राचार्य के रूप में। तो बच्चों क्या जाएगा? y की जगह लिखोगे y माइनस के इज इक्वल टू माइनस के t, x की जगह क्या जाएगा बच्चों? x माइनस h प्लस के 2at प्लस के 8t क्यूब। तो ये आ जाएगा इसका शिफ्टिंग पैराबोला की इक्वेशन हो तो उस वाले केस में, जैसे एक्सिस इसका वर्टिसिस शिफ्टिंग हो गया ना बच्चों, तो शिफ्टिंग पैराबोला की इक्वेशन के लिए अभिलंब की इक्वेशन क्या रहेगी? ये रहेगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये चीज समझ में आई आपको? चलो फिर उसके बाद में बच्चों हमने क्या लास्ट में क्या बातें की थी एक और, कि यदि मान लो ये पैराबोला है y का बराबर 4ax, ठीक है बच्चों, ये पैराबोला है y का बराबर 4ax। इसके एक पर्टिकुलर पॉइंट P पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ करा, क्या ड्रॉ करा बच्चों? नॉर्मल, जिसका प्राचार्य P1। तो ये जो नॉर्मल होगा बच्चों ये दूसरे परवलय के दूसरे सिरे से भी क्या करेगा? पास करेगा ना, Q। तो इसमें T2 में मुझे क्या लाना है? रिलेशन लाना है, T2 निकालना है। T1 दे रखा है, T2 निकालना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे निकालोगे बच्चों? तो अपन को मालूम है ये PQ की ढाल, ये सब अपन ने निकाल चुके थे बच्चों। तो पार्ट नंबर 2 में आप देखना, तो T2 बराबर कितना आएगा? माइनस के T1 माइनस के 2 बटे T1। तो ये अपने पास आ चुका था, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो अच्छे से, खूब अच्छे से लिखेगा, ठीक है बच्चों। अब इसके ऊपर अपन एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं इसी के ऊपर, ठीक है बच्चों। तो इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन देखो, तो आपसे क्वेश्चन बोला गया कि एक परवलय है y का बराबर 8x, ठीक है बच्चों, y का बराबर 8x एक परवलय है ये रहा, ठीक है। और एक पॉइंट है, आपको एक पॉइंट दिया P,
कितना दे दिया बच्चों, इसको सेटिस्फाई करा लेते ना। एक्स की वैल्यू तो रख देते हैं 2, ठीक है, तो 16, वाई की जगह देते हैं -4, तो गए सेटिस्फाई। तो ये पॉइंट बी, ठीक है बच्चों। अब इस पॉइंट बी पे पहले क्या ड्रॉ करा, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया बच्चों, नॉर्मल, ठीक है बच्चों। अब जैसे इस पॉइंट डी पे नॉर्मल ड्रॉ करा, तो ये नॉर्मल परवलय के दूसरे सिरे को भी क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। तो इस क्यू के क्या लिखना है आपको, निर्देशांक लिखना है। इस क्यू के क्या लिखना है बच्चों, आपसे आपको निर्देशांक लिखना है। ये क्वेश्चन उसने पूछा है, ठीक है बच्चों। जेई में क्वेश्चन पूछा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक परवलय आपको दे दिया, इस परवलय के एक बिंदु है 2, -4 पर एक अभिलंब खींचते है, तो उस अभिलंब के दूसरे सिरे जो कि परवलय को प्रतिच्छेद कर रहा है उसके निर्देशांक ज्ञात करो, यानी क्यू के निर्देशांक ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया ये चीज आपको, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई, ठीक है प्यारे बच्चों। अब बच्चों देखो, इस क्यू के निर्देशांक लिखने के लिए मुझे क्या लिखना है, इसका प्राचाल चाहिए। क्या चाहिए, इसका प्राचाल टी। तो बच्चों इसका प्राचाल से T1 मान लिया, तो बोलो बच्चों क्या हो जाता है, इसका निर्देशांक प्राचाल के रूप में 8T1 स्क्वायर 2AT1, ऐसे लिखते हो बच्चों आप। तो ये किसका मान हो गया, x का, और ये किसका मान हो गया, y का। तो बच्चों ये बराबर रख दूं, तो 2AT1 किसके बराबर होगा, -4 के। तो यहाँ से बच्चों T1 की वैल्यू निकाल लो। बोलो a कैसे निकालो, a क्या होता है, x के गुणांक का 1/4, तो x के गुणांक का 1/4 यानी कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया a का मान। तो a का मान 2 आ गया, तो 2 दूनी का 4, T1 -4। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों T1 की वैल्यू कितनी आ गई, T1 की वैल्यू आ गई -1। तो मेरे बच्चों T1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे -1 आ गई, ठीक है बच्चों। अब यहाँ का जो प्राचाल है उसको मैंने मान लिया T2, तो T2 और T1 का रिलेशन क्या होता है, T2 बराबर होता है -T1 -2/T1, ये होता है बच्चों। तो T2 बोलो, T2 बराबर माइनस कितना हो जाएगा, +1, और यहाँ माइनस कितना हो जाएगा, +2, तो कितना हो गया, T2 कितना हो गया, 3, T2 कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया। चलो अब T2 3 हो गया बच्चों। अब देखो T2 की वैल्यू 3 हो गई, तो अब Q के निर्देशांक बोलो, Q के निर्देशांक कैसे लिखोगे, 8T2 स्क्वायर 2AT2, ये लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों। अब बोलो Q A की वैल्यू कितनी है, 2, A की वैल्यू कितनी है, 2, T2 की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ठीक है बच्चों। 2A की वैल्यू कितनी है, 2, T2 की वैल्यू कितनी है, 3। तो बच्चों इसका आंसर कितना जाएगा, 18, 3 6 का 12। तो ये इसका आंसर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सिंपल आंसर, बहुत सिंपल, आप कर सकते हो बच्चों इजीली, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो तो ये अपना जो लास्ट पार्ट था, पार्ट नंबर 2, उसका एक टॉपिक आया था जिसको अपन ने क्विकली रिवीजन कराया। चलो बच्चों अब अपन देखो बच्चों इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कई बच्चों को डाउट थे, नॉर्मल सी बात है बच्चों, इसमें डाउट आता है, किसमें डाउट आता है, इसमें। अब आप बोलोगे कि गुरुजी आप हमें ये बात बताओ, आप हमें क्या बताओ, ये वाली बात बताओ। कौन सी वाली बात बताओ, कि गुरुजी आप हमें ये बताओ कि आपने जो भी आपने लिखा है ना, जो भी आपने सूत्र लिखा है वो तो लिखा है आपने y का बराबर 4x, ठीक है। लेकिन मान लो गुरुजी मेरे पास हो x का बराबर 4by। अब इसके लिए मुझे करना है, तो क्या होगा, इसके और इसमें सूत्र में क्या डिफरेंस होगा। तो मैं आपसे बोलूंगा बच्चों, जब भी आपको इसका और इसके सूत्र लिखना है तो आपको हमेशा प्राचाल रूप लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, आपको इसका प्राचाल रूप में लिखना है। हमेशा क्या लिखना है बच्चों, प्राचाल रूप, ठीक है। हमेशा प्राचाल रूप में देना बच्चों आंसर, किसमें देना है आपको, प्राचाल रूप में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब कैसे देखो, पहले प्राचाल रूप में लिखना, उसके बाद अच्छे से समझना बच्चों। तो इसका प्राचाल रूप तो बोला क्या जाएगा, इसका प्राचाल रूप तो होता है 80 स्क्वायर 280। इसका प्राचाल रूप क्या होता है, 80 स्क्वायर 280। इसका प्राचाल रूप क्या होगा बच्चों, इसका प्राचाल रूप कैसे आप याद रखोगे बच्चों, मैं तो ऐसे याद रखता हूं, आपको याद कैसे रखना है वो आपके आप देख लेना बच्चों, ठीक है, अपना अपना देखना। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो आपको क्या देखना है कि जैसे मैं याद रखूंगा वैसे, जैसे मैं याद करवाऊंगा वैसे ही याद आप कर लेना बच्चों। देखो इसका प्राचाल रूप भी होता है, अब मुझे इसका प्राचाल रूप लिखना है तो क्या करूंगा, y को इंटरचेंज कर दूंगा और x को इंटरचेंज कर दूंगा, मतलब y को x में, x को y में इंटरचेंज कर दूंगा। तो कितना जाएगा 280, तो यहाँ जाएगा a की जगह b, तो 2bt, 80 स्क्वायर की जगह लेना bt स्क्वायर। बस ये आपको करना है बच्चों। क्या करना है आपको कि y का बराबर 4x का प्राचाल लिखना,
80 स्क्वायर कॉमा 280 और x स्क्वायर बराबर 4y का प्राचार लिखना है तो क्या करना, y स्क्वायर बराबर 4x का जो प्राचार लिखा उसके x के और y के कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज कर देना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो ये चीज आपको सबसे पहले करनी है। फिर दूसरा पॉइंट, तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अब बच्चों आपको क्या करना है, दूसरे पॉइंट में बोलो y स्क्वायर बराबर 4x का t के रूप में, किसके रूप में, t के रूप में टेंजेंट की इक्वेशन बोलो, t के रूप में टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, t के रूप में टेंजेंट की इक्वेशन बोलो बच्चों, किसी बच्चों को मालूम है t के रूप में टेंजेंट की इक्वेशन? अच्छा t के रूप में टेंजेंट की इक्वेशन नहीं मालूम है, m के रूप में तो मालूम है, m के रूप में तो मालूम है, बोलो m के रूप में अभी बना देते हैं बच्चों, क्या है इसमें m के रूप में बोलो क्या होती है, y बराबर mx प्लस a बटे n, ये होती है t के रूप में। अब बच्चों t और m में क्या रिलेशन बनता है टेंजेंट के लिए, तो टेंजेंट के लिए ठीक है, जो टेंजेंट के लिए रिलेशन बिटवीन t एंड m इज क्या होता है बच्चों, उल्टा होता है, व्युत्क्रमाण का m बराबर क्या होगा 1/t, m बराबर क्या होता है बच्चों 1/t, सिंपल सी बात है बच्चों, m बराबर क्या होता है 1/t, तो रख देंगे तो कितना जाएगा y इज इक्वल टू 1/tx प्लस 80, तो ये होता है बच्चों क्या आपके पास t के रूप में टेंजेंट की इक्वेशन, ये होती है बच्चों t के रूप में टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज समझ आ रही है आपको, ये चीज समझ आ गई। चलो अब मुझे जब ये चीज समझ आ गई तो बच्चों, तो मुझे अब क्या लिखना है इसका, तो इसके टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है t के रूप में, तो t के रूप में लिखना बच्चों, फिर बाद में m के रूप में लिखना, तो t के रूप में बोलो बच्चों, ये तो देखो t के रूप में टेंजेंट की इक्वेशन, इसके लिए अपन ने ऐसा क्यों करा, क्योंकि अपन को याद नहीं था सीधा, मतलब मेरे को तो याद था, आपको याद नहीं था सीधा, इसलिए बना के अपन ने ये कर दिया। आपको याद हमेशा, आपको जब भी ये वाला इसके लिए सूत्र लिखना है तो आपको हमेशा प्राचार रूप में ही समीकरण आना चाहिए, तो उस प्राचार रूप में जब आएगा तो अब आप क्या करना, x और y के कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज कर देना, आंसर सेम आएगा x और y के। तो बच्चों देखो t के रूप में इसके लिए मुझे क्या लिखना है, टेंजेंट की इक्वेशन, इसकी इक्वेशन लिखनी है टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। तो बच्चों इसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन लिखने तो क्या करूंगा मैं कि x को तो इंटरचेंज कर दूंगा y से, y को इंटरचेंज कर दूंगा x से, खत्म कहानी, आंसर ऐसे कैसे। तो बोलो y की जगह कितना जाएगा, x आ जाएगा, x बराबर 1/t और x की जगह y प्लस 80, सिंपल ऐसे कर देना। अब इसको सिंपलीफाई कर दो, इसको सिंपलीफाई कर दो, t कॉमन ले तो कितना जाएगा tx y प्लस कितना जाएगा बच्चों, t एलसीएम लेंगे तो 80 स्क्वायर, ये होगा बच्चों ये। अब बोलो y बराबर कितना जाएगा, tx माइनस 80 स्क्वायर, a नहीं बच्चों b आ जाएगा यहाँ पे ना, a की जगह अपन क्या ले रहे हैं, b ले रहे हैं ना, तो b ले रहे हैं, सिंपल। तो y बराबर tx माइनस bt स्क्वायर, तो इस वाले परवलय के लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, t के रूप में y बराबर tx माइनस bt स्क्वायर, ऐसे याद रखना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब बच्चों इसको मुझे m के रूप में कन्वर्ट करना है, किसके रूप में कन्वर्ट करना है, m के रूप में। तो बच्चों पहले आप t के रूप में कन्वर्ट कर लेना, इसके t बच्चों देखो m के केस में ये फॉलो नहीं करेगा, ऐसे नहीं कि आपने टेंजेंट की इक्वेशन m में लिखी, इस वाले के लिए m में आपने लिखी टेंजेंट की इक्वेशन ये लिखी, तो इस वाले के लिए m में आप टेंजेंट की इक्वेशन ऐसे मत करना, y को उसने बोला y को x में, x को y में कन्वर्ट कर दो, आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं करना है बच्चों। किस में करना है, केवल t वाले में, केवल किस में करना है, t वाले में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो m के रूप में अब देखो, अब इसको m के रूप में लिखना है टेंजेंट की इक्वेशन, तो बोलो रिलेशन क्या होता है, t बराबर होता है 1/m, t बराबर क्या होता है 1/m, तो वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो y बराबर 1/m x माइनस b, t की वैल्यू रख देंगे तो 1/m स्क्वायर, तो ये आ जाएगा y बराबर 1/m x माइनस के b बाई m स्क्वायर, ये बच्चों किसकी इक्वेशन आ जाएगी, m के रूप में इस वाले परवलय की टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो अब ये तो गया फर्स्ट पॉइंट है ना, सेकंड पॉइंट, अब थर्ड पॉइंट बोलो बच्चों, थर्ड पॉइंट क्या है, नॉर्मल की इक्वेशन। ठीक है, नॉर्मल की इक्वेशन बच्चों, नॉर्मल की इक्वेशन बोलो t के रूप में क्या होती है, तो
तो टी के रूप में नॉर्मल की इक्वेशन होती है y बराबर माइनस के टी एक्स प्लस 2at प्लस 80 क्यूब, ये होती है बच्चों टी के रूप में टेंजेंट की इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ पे बोलो टी के रूप में टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, वो सॉरी टेंजेंट की नहीं नॉर्मल की। तो बच्चों इसमें बोलो नॉर्मल की इक्वेशन क्या जाएगी इस वाले परवलय के लिए, तो इस वाले परवलय के लिए नॉर्मल की इक्वेशन क्या जाएगी, इसके x को इंटरचेंज कर दो, x और y को इंटरचेंज कर दो तो कितना जाएगा बच्चों, तो ये जाएगा x इज इक्वल टू माइनस के टी वाई प्लस 2at प्लस के a t क्यूब। बच्चों आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये आपने इंटरचेंज कर दिया, तो बोलो अब इसको हल कर लेना, सॉल्व इट ऑटोमेटिक, तो आप बच्चों सोल्व कर सकते हो इसको। ठीक है बच्चों, अच्छा इसमें यदि मुझे m में लाना है तो बोलो क्या रिलेशन होता है नॉर्मल के केस में m और t में माइनस के t, बस ये फर्क होता है। नॉर्मल की इक्वेशन के लिए जो t और m में क्या रिलेशन होता है माइनस का, बस। तो यहाँ पे भी देखो मुझे यदि माइनस में लाना है तो m t को कन्वर्ट कर दूं, t बराबर क्या लिखूंगा माइनस m, तो t बराबर माइनस m लिखूंगा तो बोलो नॉर्मल की इक्वेशन m के रूप में कितनी जाएगी बच्चों, y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये हो जाएगी। ऐसे ही बच्चों इसमें कर लेना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको इस प्रकार आपको याद रखनी है y स्क्वायर बराबर 4x में और x स्क्वायर बराबर 4by में यदि आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हो। ठीक है बच्चों, चलो अब अपन करना है बच्चों क्या सम कपल ऑफ क्वेश्चंस बच्चों अपन डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक लास्ट टॉपिक बच जाएगा को नॉर्मल पॉइंट, फिर ठीक है बच्चों, फिर ये कंप्लीट आपका परवलय क्या जाएगा कंप्लीट हो जाएगा थ्योरेटिकल। बच्चों पहला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो आपसे दिया हुआ है बच्चों, एक पॉइंट आपको दे रखा है a स्क्वायर कॉमा a माइनस रो। ठीक है बच्चों, ये जो पॉइंट्स p है तो ये पॉइंट्स p का है परवलय y स्क्वायर बराबर 2x, y स्क्वायर बराबर 2x तथा बिंदु 2,2 एंड 8,-4 को मिलाने वाली जीवा के मध्य स्थित है, तो एक ही सभी संभव वास्तविक वैल्यू क्या होगी, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, क्वेश्चन क्या दिया गया आपको कि ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स बिंदु, ये पॉइंट्स P मान लो, तो ये जो बिंदु P है ये इस परवलय तथा ये जो जीवा है इसके मध्य स्थित है। ठीक है बच्चों, यानी परिबद्ध जीवा के परिबद्ध स्थित है। ठीक है बच्चों, परिबद्ध स्थित है, मध्य भी नहीं तो ये अच्छा रहेगा, बाउंडेड। ठीक है, इन बिटवीन अलगड़े में बच्चों। तो अब इसका आंसर निकालना पड़ेगा, कैसे इसका आंसर निकालेंगे कि a की कितनी सभी संभावित वास्तविक वैल्यू। तो बच्चों देखो परवलय y स्क्वायर बराबर 2x, तो पहले आपने बना लिया परवलय बना लिया y स्क्वायर बराबर 2x, तो y स्क्वायर बराबर 2x के लिए बोलो बच्चों a का मान कितना जाएगा, a का मान हो जाएगा 1/2, इसका 1/4। ठीक है, तो x के गुणांक का 1/4, तो कितना जाएगा बच्चों हाफ, a की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ हो गई। चलो ठीक है बच्चों, ये आपको अच्छे से समझ आया, a की वैल्यू हाफ हो गई, a की वैल्यू हाफ हो गई। अब बच्चों देखो अपन को क्या करना है कि ये जो परवलय है y स्क्वायर बराबर 2x, इसके वर्टिसेस बोलो कितना जाएगा 0,0, इसके वर्टिसेस कितने जाएंगे 0,0। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मुझे आप ये बताओ केस नंबर फर्स्ट, ये जो पॉइंट है ये कहां पे लाई कर रहा है, परवलय के अंदर यहां लाई कर रहा है कहीं ना कहीं। तो परवलय के अंदर बोलो बच्चों x इस पॉइंट P के लिए लेस देन क्या होना चाहिए, 0 से छोटा। बच्चों मैंने आपको बताया एक बिंदु की स्थिति परवलय के सापेक्ष, यदि वो बिंदु परवलय के बाहर स्थित है
तो x का मान ग्रेटर देन 0 होगा। यदि वो बिंदु P परवलय पे स्थित है तो x बराबर 0 होगा, और यदि वो बिंदु P परवलय के अंदर स्थित है तो s लेस देन 0 होगा। ये चीज बच्चों आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो x p लेस देन क्या होना चाहिए, 0। तो बच्चों बोलो x p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है a स्क्वायर a माइनस 2 लेस देन 0, ठीक है। अच्छा बच्चों x क्या है बोले इसके लिए, x यहाँ बोलो x कितना रहेगा, x बराबर रहेगा y स्क्वायर माइनस के 2x, x बराबर कितना रहेगा y स्क्वायर माइनस के 2x। अब बच्चों देखो y की जगह क्या रखेंगे, a माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, a की जगह x की जगह रखेंगे a स्क्वायर लेस देन 0। अगर बच्चों तो बोलो इसका स्क्वायर करेंगे कितना रहेगा, a स्क्वायर माइनस के 4a प्लस के 4 माइनस के 2a स्क्वायर लेस देन 0। बच्चों a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर तो कितना रहेगा, माइनस के a स्क्वायर माइनस के 4a प्लस 4 लेस देन 0। तो बच्चों यहाँ कितना रहेगा, a स्क्वायर माइनस से गुणा कर देंगे, तो बच्चों माइनस से गुणा कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस के 4a माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो बच्चों ये सिंपल सा क्या है, ये केवल सिंपल क्या है बच्चों, इनइक्वालिटीज को सोल्व करना है, इनइक्वालिटीज को क्या करना है हमको सोल्व करना है बस, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहां से देखो जब हम इसको हल करेंगे तो इसके गुणनखंड आएंगे बच्चों, तो इसके गुणनखंड बच्चों कितने रहेंगे, a1, 2 इज इक्वल टू माइनस के b माइनस 4 प्लस माइनस b स्क्वायर, तो 16 माइनस माइनस प्लस 16 बटे 2, तो a1, 2 इज इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों, माइनस के 2 प्लस माइनस, तो बच्चों ये कितना जाएगा 4 2 तो 2√2 कितना जाएगा बच्चों 2√2। तो इसकी a की एक वैल्यू तो कितनी आ गई, तो चलो बच्चों इसको नंबर लाइन पे ले आते हैं अपन, नंबर लाइन पे, ठीक है बच्चों। तो एक वैल्यू तो कितनी जाएगी, एक वैल्यू जाएगी माइनस के 2 माइनस के 2√2, एक वैल्यू तो ये जाएगी इसकी, और एक दूसरी वैल्यू क्या जाएगी बच्चों, माइनस के 2 प्लस के 2√2, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो दो वैल्यू आ गई इसकी। अब ये दोनों वैल्यू क्या होनी बच्चों, ये दोनों वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 किधर, इधर इधर ये प्लस, फिर क्या आता है यहाँ माइनस, फिर यहाँ क्या आता है प्लस। ये चीजें पता है ना बच्चों आपको नंबर लाइन पे कैसे, तो ये, तो इसका आंसर क्या है बच्चों, माइनस अनंत से यहाँ तक यूनियन यहां से लेके यहां तक, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये तो केस 1 का आंसर आया अभी। ऐसे ही मुझे क्या करना है केस 2। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट P होगा ये अंदर स्थित होगा कहीं भी, ये वाली पोजीशन के लिए, एक ही इन सभी वैल्यू के लिए पॉइंट P कहां होगा, अंदर लाइन करेगा। लेकिन बच्चों वो पॉइंट P और कहां पे दे रखा है, ये जीवा के मध्य भी होना चाहिए, यानी यहाँ पे जीवा भी खींचेगी, ठीक है बच्चों। तो ये लाइन्स हो गई, तो बोलो ये कितना है 2,2 और ये कितना है 8,-4। तो बच्चों अब ये जो लाइन्स है, ये रेखा की जो समीकरण है, ये रेखा का समीकरण लिखेंगे। तो बोलो बच्चों दो बिंदुओं के मध्य की रेखा का समीकरण क्या होता है, तो y2 माइनस y1 y माइनस y1, तो y12 इज इक्वल टू m कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2। तो बच्चों ये कितना जाएगा माइनस के 6 और ये जाएगा 6, तो कट जाएगा तो कितना जाएगा -1, तो y माइनस के 2 इज इक्वल टू -1 को माइनस x माइनस प्लस के 2, यही होगा बच्चों। तो अब यहाँ इधर ले आओ तो कितना जाएगा x प्लस y माइनस के 4 बराबर 0। तो बच्चों ये क्या है अपने पास, ये रेखा का समीकरण, ठीक है बच्चों। अब अपन को क्या करना है कि ये जो परवलय और ये जो रेखा है इसके परिपथ होना चाहिए, बिंदु P हमेशा कहाँ होना चाहिए, इसके बीच में। तो एक ही वो सभी वैल्यू निकालनी है इसके बीच में, यहाँ भी नहीं चलेगा ऊपर भी। तो बच्चों अब अपन क्या करेंगे, इस रेखा के कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट P होना चाहिए वो इधर होना चाहिए इस साइड। तो इस साइड वाला बच्चों ओरिजिन लाइन कर रहा है, तो पहले अपन चेक कर लेंगे इस साइड एक बिंदु है ओरिजिन, तो ओरिजिन के लिए इस रेखा के रेस्पेक्ट में, यानी ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु के सापेक्ष या रेखा के सापेक्ष इस बिंदु की स्थिति, रेखा कितनी है बच्चों, बोलो L बराबर कितनी आ जाएगी यहाँ बच्चों, x प्लस के y माइनस के 4, यही है बच्चों यहाँ पे L, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ओरिजिन की क्या ले लूं मैं, पोजीशन ले लूं, यानी इस बिंदु की स्थिति चेक कर लूं, रेखा के सापेक्ष क्या मान आ रहा है, धनात्मक आ रहा है कि ऋणात्मक आ रहा है कि 0 आ रहा है, ठीक है, वो चीज चेक कर लेंगे। तो बोलो बच्चों 0 प्लस 0 माइनस 4, तो इसका मतलब क्या आ रहा है लेस देन 0। तो यानी इस बिंदु के सापेक्ष, मतलब इस बिंदु की
रेखा के सापेक्ष स्थिति नेगेटिव आ रही है बच्चों, तो ये जो पॉइंट P है इसके सापेक्ष भी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। यानी इस बिंदु के सापेक्ष रेखा की स्थिति भी क्या आएगी बच्चों, नेगेटिव आएगी। तो एक अपन को केस वहां से निकालना है। तो केस नंबर फर्स्ट तो ये ऐसे कर लिया, अब केस नंबर 2 अपन कैसे करेंगे, ये वाला। तो देखो बच्चों क्या आंसर आएगा। अच्छा इनके आंसर देखो आपको खुद को निकालना है, मैं केवल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो केस नंबर 2 बोलो क्या जाएगा कि रेखा के बिंदु P के सापेक्ष हमेशा वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। इधर लाइक करेगा ना बच्चों, तो वो लोग रेखा के समीकरण रख देंगे x की वैल्यू, तो बोलो पॉइंट P कितना था अपने पास, मतलब a² a - 2 लेस देन 0। अब x की जगह a² रख देंगे प्लस y की जगह रख देंगे a - 2 -4 लेस देन 0। तो a² प्लस a - 6 लेस देन 0, यही हो गया ना बच्चों। चलो अब बोलो इस वाले केस के लिए बोलो a की वैल्यू कितनी रहेगी, इसको मिटा देते हैं बच्चों। तो बोलो बच्चों इसे गुणनखंड करेंगे तो a² प्लस के 3a माइनस के 2a माइनस के 6 लेस देन 0। तो कितना जाएगा बच्चों, a प्लस के 3 माइनस 2 a प्लस के 3 लेस देन 0। तो कितना आएगा बच्चों वैल्यू, a प्लस के 3 और a माइनस के 2 लेस देन 0। ठीक है बच्चों। तो बोलो बच्चों लेस देन 0, इसका मतलब इसको नंबर लाइन पे लेंगे अपन, ये माइनस के इंफिनिटी और ये प्लस के इंफिनिटी। तो बोलो बच्चों इस वाले केस में बोलो रूट्स कितने आ गए, तो एक तो रूट्स आ गए माइनस के 3 और एक आ गए 2। ठीक है बच्चों, और ये वैल्यू के लिए अपन को क्या चाहिए, नेगेटिव। तो बच्चों ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या जाएगा इसका, इन बिटवीन दिस, यानी a की वैल्यू -3 से बड़ी और 2 से छोटी हो, तो उस वाले केस में बोलो पॉइंट P कहां लाइज करेगा, ओरिजिन की तरफ लाइज करेगा। ठीक है बच्चों, अब अपन को ये वाली कंडीशन लेनी है और ये वाली कंडीशन लेनी है, यानी फाइनल आंसर क्या होगा, C1 इंटरसेक्शन C2। ये क्या जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर। तो बच्चों फाइनल आंसर देखो, तो अपन को क्या करना है, ओवरलैपिंग करनी है। तो बच्चों ये वैल्यू चेक करो, ये वैल्यू कितनी है, -2 में -2√2 जोड़ेंगे तो ये वैल्यू तो यहां से स्टार्ट होगी, -2 बोलो -3 से क्या है, अरे -3 से छोटी होगी ना ये वैल्यू, तो मतलब यदि नेगेटिवली बात नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं, तो ये वैल्यू तो बहुत ज्यादा है ना बच्चों, इधर लाइज करेगी, तो ये इधर आ रहा है, तो ओवरलैपिंग होने का तो चांसेस है ही नहीं बच्चों। ठीक है, फिर ये बोलो -2 + 2√2, तो ये वैल्यू कितने के आसपास आएगी, 1 के आसपास, यानी ये वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, यहां से, कितनी, -2 + 2√2। तो अब इसका ये, तो ये आ रहा है कॉमन पॉइंट। तो बच्चों फाइनल आंसर कितना जाएगा इसका, -2 + 2√2, 2 और क्या जाएगा, ओपन। क्यों ओपन, क्योंकि ये लेस देन 0 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, सिंपल सा बच्चों, ये परवलय का क्वेश्चन है ही नहीं, ये क्वेश्चन किसका है, ये इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है, परवलय का तो कॉन्सेप्ट है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो लेंगे दूसरा क्वेश्चन। आपको क्या दे रखा है, आपको बच्चों एक पॉइंट दे रखा है, सेम क्वेश्चन है बच्चों, 2k, k, और ये जो पॉइंट्स है ये इनसाइड है पैराबोला दे रखा है आपको x² = 4y तथा नाभिलंब से परिपथ है। तो k का क्या मतलब मान निकालना है, तो k की वैल्यू निकालनी है बच्चों इस वाले केस में। तो बच्चों आपको देखो ये पॉइंट दिए, ये पॉइंट कहां पे है, ये वाले परवलय तथा ये नाभिलंब से परिपथ। तो सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों आप कर सकते हो ये क्वेश्चन को। तो इसके लिए भी बोलो नाभिलंब क्या है, रेखा है, तो ये परवलय है, इसके लिए x निकाल लेना, x < 0। ठीक है बच्चों, और नाभिलंब है, जो लेंथ आएगी वो लेंथ भी क्या आ जाएगी, < 0। ठीक है बच्चों, तो इसकी कंडीशन और इसकी कंडीशन की क्या कर लेना, x इंटरसेक्शन है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सा है, आप कर सकते हो इसको। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बेटू ठीक है, आपको ये करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 के हिसाब से आपको फाइंड द कंडीशन for which line x cos alpha
प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी टच इज द पैराबोला। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों ये ना, टच इज द पैराबोला, टच इज द पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4a x प्लस के a। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे रहा है बच्चों कि आपसे क्या पूछा है कि कंडीशन याद करो कि किस ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके लिए लाइंस इस पैराबोला को क्या करे, टच करे। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। तो कैसे डील करोगे इस क्वेश्चन को, देखो बच्चों सबसे पहले आप क्या करना है बच्चों, इसके लिए आपको क्या करना है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो बच्चों बोलो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर 4a x प्लस के a। बच्चों टेंजेंट की इक्वेशन देखो, अब ये कौन सा पैराबोला है, शिफ्टिंग वाला। तो बच्चों शिफ्टिंग वाले पैराबोला के लिए टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है मुझे m रूप में, टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में, ढाल रूप में है ना बच्चों। तो स्लोप फॉर्म में लिखनी है टेंजेंट की इक्वेशन इस वाले के लिए। तो बोलो क्या होती है बच्चों, y बराबर mx प्लस a बाई m होती है उस वाले केस के लिए। तो इसके लिए देखो y तो y रहेगा बराबर m, x की जगह लिखना है बच्चों x प्लस के a प्लस a बाई m, ये लिखना है बच्चों। तो बोलो बच्चों यहाँ से y बराबर mx प्लस am प्लस a बाई m, ये होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई टेंजेंट की इक्वेशन इस वाले पैराबोला के लिए, ऐसा अपन जानते हैं m के रूप में। ठीक है बच्चों, लेकिन अपन को कौन सी लाइन दे रखी है, अपन को तो ये लाइन दे रखी है कि टच कौन सी लाइन कर रही है, ये वाली लाइन कर रही है। आप तो गलत आंसर दे रहे हो, आप तो ये निकाल रहे हो, लेकिन टच कौन सी लाइन कर रही है, ये वाली कर रही है। तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर क्या है p। तो बच्चों इसको मैं ऐसे बना लूं, तो जब इसको मैं ऐसे बनाऊंगा तो बोलो कितना जाएगा, y sin अल्फा इज इक्वल टू माइनस के x cos अल्फा है ना बच्चों प्लस के p। तो बच्चों यहां से बोलो y इज इक्वल टू साइन अल्फा का भाग लगा देंगे, कितना जाएगा, माइनस के कोट अल्फा x प्लस p कोसेक अल्फा, p कोसेक अल्फा, ये होगा बच्चों। तो अब बोलो m की वैल्यू कितनी जाएगी, m की वैल्यू तो हो जाएगी माइनस कोट अल्फा। तो बच्चों कंपेयरिंग करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस कोट अल्फा। और c की वैल्यू बोलो बच्चों, c की वैल्यू यानी ये p कोसेक अल्फा बराबर किसको जाएगा बच्चों, am प्लस a बाई m, इसके होगा। ठीक है बच्चों, तो p कोसेक अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, am प्लस के a बाई m के, और m के क्या रख देना है पे माइनस कोट अल्फा। तो ये इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, समझ में आएगा नहीं आएगा इस चीज आपको। ठीक है, अब हम करते हैं बच्चों चौथा क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है इफ द लाइन y बराबर 3x प्लस 1 touches the parabola y स्क्वायर बराबर 4x। ठीक है बच्चों, then find the length of latus rectum। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों ये, है ना। तो देखो बच्चों क्या है, आपको क्या दे रहा है बच्चों इस वाले केस के लिए, आपको दिया हुआ है बच्चों कि एक लाइन है y बराबर 3x प्लस 1 और ये टच कर रही है कौन से पैराबोला को, y का बराबर 4x को। ठीक है बच्चों, तो अभी कंडीशन है बच्चों, देखो अपन में जानते हैं बच्चों कि जो y बराबर 3x प्लस के 1 है, यानी ये किस रूप में है, y बराबर mx प्लस के a बाई m में। यदि ये लाइन टेंजेंट है पैराबोला कौन से पे, y का बराबर 4x पे, तो ये लाइन भी क्या है, टचेस दे रखी है। इसका मतलब m की वैल्यू तो कितनी जाएगी, 3, कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू 3, और a बाई m की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है, a बाई m की वैल्यू कितनी दे रखी है, a बाई m की वैल्यू कितनी दे रखी है, a। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से a अपॉन m की वैल्यू 3 बराबर a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3, a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3। अब बच्चों बोलो लेंथ ऑफ लाइटस रेक्टम कितनी होती है, 4a। ये तो पता लगा आपको, लेंथ ऑफ लाइटस रेक्टम कितनी होती है बच्चों, 4a। तो 4 into 3 तो कितना आया बच्चों, 12 इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो आपको आना ही चाहिए। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दे रखा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी आपसे पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, फाइंड द equation of the normal, find the equation of the normal
टू द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x which is बच्चों बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ना बच्चों, which is parallel to the line y बराबर 2x माइनस के 5 और b आपको दे रखा है परपेंडिकुलर टू द लाइन x प्लस के 3y प्लस 1 बराबर 0। तो बच्चों देखो आपको क्या क्वेश्चन दे दिया, तो बच्चों आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द पैराबोला y इसका बराबर 4x। तो y इसका बराबर 4x, तो बच्चों y इसका बराबर 4x ये होगा, y इसका बराबर 4x ये होगा, ठीक है। अब इसके एक पर्टिकुलर पॉइंट P पे मुझे क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल, ठीक है बच्चों, ये नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ये नॉर्मल क्या है बच्चों, एक बार तो ये नॉर्मल है पैरेलल टू द लाइन x प्लस y प्लस के 2x माइनस 5, तो एक बार तो ये किसके पैरेलल है, ये वाली लाइन के, y बराबर 2x माइनस के 5 है, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब इसकी जो ढाल है, इसकी ढाल कितनी है बच्चों, m बराबर 2, तो बच्चों इसकी ढाल भी कितनी हो जाएगी, m बराबर 2, ये हो जाएगी बच्चों। तो बच्चों बोलो m के रूप में नॉर्मल की इक्वेशन, m के रूप में नॉर्मल की इक्वेशन बोलो बच्चों क्या होती है, y बराबर, बोलो बच्चों y बराबर mx माइनस के 2am माइनस के am क्यूब, ये होती है बच्चों। अरे बच्चों m के रूप में बोलो, m के रूप में नॉर्मल की इक्वेशन ये होती है ना बच्चों, y बराबर mx माइनस के 2am माइनस के am क्यूब। तो y बराबर m के रूप कितने रखेंगे बच्चों, 2x माइनस a, बोलो a बच्चों a कितना है इसका, x के गुणांक का 1/4, तो a की वैल्यू 1 है तो 1 रख दो, m की वैल्यू 2 है तो 2 दूनी 4 माइनस a की वैल्यू 1 है 2, 2 का क्यूब 8, तो y बराबर 2x माइनस के 12 इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो पैरेलल के लिए कर लिया, परपेंडिकुलर के लिए भी कर सकते हो बोलो बच्चों, परपेंडिकुलर ऐसे, तो इसकी ढाल बोलो कितनी है, माइनस 1/3, तो माइनस 1/3, तो इस m की ढाल कितनी रहेगी 3, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो कर सकते हो, ठीक है बेटू, इजीली है, बोलो कर सकते हो आप आसानी से। तो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y इसका बराबर 16x। तो बच्चों ये परवलय है, इस पे अपन को एक टेंजेंट की इक्वेशन क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, व्हिच आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर रेस्पेक्टिवली। तो बच्चों व्हिच आर, यानी जो टेंजेंट है बच्चों y इसका बराबर 4x पे जो टेंजेंट है, टेंजेंट आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर respectively to the line लाइन की इक्वेशन दे रखी है बच्चा आपको 2x माइनस के y प्लस के 5 बराबर 0 एंड फाइंड also the coordinates of their points of contact। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चों, इतना फास्ट भी नहीं है, मतलब जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। तो बच्चों क्या दे रहा है आपको कि ये पैराबोला है, y का बराबर 16x, तो y का बराबर 16x ऐसे बनेगा बच्चों। तो a की वैल्यू कितनी है 4, 1/4 ना, तो a की वैल्यू 4 है, ठीक है बच्चों। अब आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है विच आर पैरेलल टू दिस लाइन। तो बच्चों ये जो लाइन है 2x माइनस y प्लस 5, ठीक है, ये कोई लाइन है बच्चों, लो मैंने ऐसे कोई लाइन दी थी, ये लो बच्चों, ये कोई लाइन है, लो ये कोई लाइन है बच्चों, ठीक है। ये लाइन कितनी है 2x माइनस के y प्लस के 5 बराबर 0। अब अपन को क्या करना है बच्चों, अब अपन को एक टेंजेंट ड्रॉ करना है जो क्या है, इसके पैरेलल है और इसके परपेंडिकुलर। तो बच्चों ये लो, इसके पैरेलल एक टेंजेंट मैंने ये कर दिया, तो ये टेंजेंट है, ठीक है, जो इसके पैरेलल है, और एक और टेंजेंट खींचना है जो इसके परपेंडिकुलर है। करना क्या है, तो ये बच्चों मैंने एक ये लाइन, ठीक है बच्चों। तो ये जो लाइन है 2x माइनस y प्लस 5
ठीक है बच्चों, ये जो लाइन है 2x माइनस वाई प्लस 5, इसके पैरेलल टेंजेंट ये हो गया और इसके परपेंडिकुलर टेंजेंट ये हो गया। तो इसको तो मैंने बोला t परपेंडिकुलर और इसको मैंने बोला t पैरेलल। ठीक है बच्चों, तो t पैरेलल की इक्वेशन लिखनी है। तो बच्चों t पैरेलल की इक्वेशन तो बोलो, t पैरेलल की इक्वेशन बोलो बच्चों, डार्क रूप में कितना हो जाता है, तो यानी टेंजेंट है ना बच्चों, तो टेंजेंट की बोलो इक्वेशन कितनी हो जाती है डार्क रूप में, y बराबर mx प्लस a अपॉन m, ये होती है बच्चों। ठीक है, सिंपल सा है ना बच्चों। तो y बराबर m, इसकी m क्या लोगे बच्चों, जो इसकी m है, इसकी m कितनी है बच्चों, इसकी m है माइनस के x का गुणांक बटे y का गुणांक, तो x का गुणांक 2 और y का गुणांक माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2। तो इसकी ढाल कितनी है 2, तो इस पैरेलल के लिए ढाल कितनी रहेगी 2, तो 2x प्लस a की वैल्यू कितनी है 4 बटे 2। समझ में आया बच्चों, तो सिंपल सा। तो कितना आंसर आया है y बराबर 2x प्लस के 2, तो ये आंसर आ गया इसको इक्वेशन। फिर बच्चों t परपेंडिकुलर निकालना है मुझे। अब बच्चों t परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल नहीं है, ये भी टेंजेंट ही है बच्चों। ठीक है, अब इसके लिए ढाल बोलो कितनी रहेगी, इसके ढाल रहेगी इसका उल्टा करके माइनस कर दो, तो माइनस 1 बटे 2। तो बच्चों कितना जाएगा ये आंसर, y बराबर माइनस के 1 बटे 2 x प्लस a की जगह कितना रखेंगे 4 और m की जगह कितना रखेंगे माइनस के 1 बटे 2, तो ऊपर से जाएगा तो माइनस के 2, तो कितना जाएगा y बराबर माइनस के हाफ x माइनस के 8। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें क्या पूछा है, आल्सो द कोऑर्डिनेट ऑफ देयर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। बच्चों आपसे ये पॉइंट जो है P और ये पॉइंट है Q, ये P और Q के भी निर्देशांक निकालना है। तो बच्चों P और Q के निर्देशांक देखो बच्चों, P जो है P को मैंने मान लिया at1 स्क्वायर कोमा 2at1, ये तो किसमें है बच्चों, प्राचाल के रूप में है। तो बच्चों प्राचाल के रूप में यदि मुझे ढाल पता लग जाए, ढाल दे रखी हो, तो ढाल के रूप में बोलो क्या रिलेशन होता है, तो ढाल और m का रिलेशन क्या होता है, t बराबर 1 अपॉन m। तो सिंपल पुट कर देंगे तो बोलो कितना जाएगा, t बराबर a अपॉन m स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन m। तो बच्चों यह पॉइंट p के लिए m की वैल्यू कितनी है, पॉइंट p के लिए m की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, तो कितनी है 2, तो m की वैल्यू 2 रखो, a की वैल्यू 4 रखो, तो पॉइंट किया जाएगा। ऐसे बच्चों q के लिए कर लो, अरे बच्चों कर सकते हो ना, तो बोलो q के लिए अपन पॉइंट रखेंगे तो क्या at स्क्वायर कॉमा 2at ये रखेंगे, लेकिन मुझे क्या निकालना है ढाल के रूप में। तो बोलो बच्चों ढाल के रूप में क्या रिलेशन होता है, t बराबर 1 अपॉन m, तो कितना जाएगा ये a अपॉन m स्क्वायर कॉमा 2a बटे m। अब इस वाले के लिए m की वैल्यू कितनी है माइनस 1 बटे 2, a की वैल्यू 4, तो रख लेना, तो पॉइंट p और पॉइंट q की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों, आप कर सकते हो इजीली। चलो बच्चों अब देखो, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 12x which passes through the point 2,5। ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x which passes through the points 2,5। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, देखो ये तो बोर्ड, ये तो किताब का क्वेश्चन हो जाता है लगभग। तो बच्चों क्या करेंगे, अपन एक फार्मूला ले लेंगे y स्क्वायर बराबर 4x, y स्क्वायर बराबर 12x। ठीक है बच्चों, अब अपन क्या करेंगे, इस पे टेंजेंट मान लो, जिसकी ढाल क्या मान लो आप m, क्या मान लो बच्चों m। तो बोलो ढाल m के रूप में टेंजेंट का समीकरण बोलो बच्चों क्या होता है, y बराबर mx प्लस a अपॉन m, ये है बच्चों। चलो अब बच्चों देखो ये जो इक्वेशन है बोलो ये कहां से होके पास कर रही है, ये किस पॉइंट से होके पास कर रही है, 2,5 से होके भी पास कर रही है। तो बच्चों बोलो सेटिस्फाई करेगी ना, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 बराबर m, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस a की वैल्यू कितनी है बच्चों, x से गुणा का 1/4, तो 3 हो जाएगी 3 बटे m। तो बच्चों इसको हल करेंगे तो 5m प्लस के 2m स्क्वायर, सॉरी 5m एलसीएम ले ना, तो 5m बराबर 2m स्क्वायर प्लस के 3, तो 2m स्क्वायर माइनस के 5m प्लस के 3 बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों m के कितने मान जाएंगे, m के 2 मान जाएंगे बच्चों, यहाँ से m के कितने मान जाएंगे 2 मान जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो m के 2 मान आ गए तो कोरस्पॉन्डिंग रख दो, तो आपकी क्या जाएगी
इस पॉइंट से पास करती हुई दो टेंजेंट की इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हो। चलो बच्चों, अब बच्चों अपना एक थ्योरी का एक लास्ट टॉपिक रह गया, वो थ्योरी का टॉपिक को अपन पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो तो बच्चों, अब जो अपन पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एनटीएससी और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें आपकी कैलकुलेशन, क्लैरिटी और कंसेप्चुअली तीनों ही बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो देखो बच्चों क्या है अपने पास, कि गुरुजी डरा क्यों रहे हो, जल्दी बताओ डरा रहे। तो बच्चों देखो, अब अपन बात करेंगे क्या, कोनॉर्मल पॉइंट। कोनॉर्मल पॉइंट क्या होता है बच्चों, कोनॉर्मल पॉइंट? तो बच्चों देखो, कोनॉर्मल पॉइंट को भी समझो आप, है ना। तो बच्चों मेरे पास एक पैराबोला है y का बराबर 4x, ठीक है, ये पैराबोला है y का बराबर 4x, ठीक है बच्चों। अब इस पॉइंट, इसके अंदर बच्चों एक पॉइंट P है, इस पैराबोला के अंदर क्या है, एक पॉइंट P H, K, ठीक है बच्चों। अब इस पॉइंट से मैंने क्या करा, इस पैराबोला पे क्या करा बच्चों, टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है बच्चों। एक सॉरी टेंजेंट क्या बोल रहा हूँ बच्चों मैं, सॉरी बच्चों, एक पॉइंट P था जो इसके अंदर स्थित था पैराबोला के, और इस पॉइंट P से मैंने क्या करा, एक नॉर्मल ड्रॉ किया n, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये जो नॉर्मल की इक्वेशन होगी टेंजेंट के रूप में, किसके रूप में, टेंजेंट के रूप में। मान लो ये जो पॉइंट है ये है a, इसका टेंजेंट है t1, t मान लो कितना है टेंजेंट इसका, t। तो बोलो बच्चों टेंजेंट के रूप में बोलो कितनी हो जाएगी इसकी, तो टेंजेंट के रूप में बोलो इस नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, y बराबर माइनस के px प्लस 2at प्लस 8t3, ये होती है बच्चों नॉर्मल की इक्वेशन t के रूप में, ठीक है बच्चों। अब ये जो नॉर्मल की इक्वेशन है बच्चों, ये कहां से पास कर रही है, h, k से। कहां से पास कर रही है बच्चों, h, k से, तो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो बच्चों y की जगह k रखेंगे, k इज इक्वल टू माइनस के t, x की जगह रखेंगे h प्लस के 2at प्लस के 80 ये होगा बच्चों। अब बच्चों देखो अपन अब क्या करेंगे बच्चों, 80 ऐसे कैसे, अब बच्चों यहाँ पे t कॉमन ले लेंगे, तो जब t कॉमन लेंगे तो बोलो बच्चों प्लस के क्या बचेगा, 2a माइनस के ht, और ये k उधर चल जाएगा तो क्या जाएगा बच्चों, माइनस के k बराबर 0। तो बच्चों बोलो जैसे ही अपन ने, देखो बच्चों ध्यान से समझना क्या दिया है आपको, एक कोई पॉइंट दिया हुआ है P परवलय के अंदर, उस पॉइंट P से मुझे परवलय पे कितने अभिलंब, कितने, देखो अब बच्चों इस चीज को देखो ध्यान से समझना क्या है। तो बच्चों एक पॉइंट P है, जो पॉइंट P आपको दिया हुआ होगा, ठीक है बच्चों, वो पॉइंट P कहां पे, परवलय के अंदर। अब इस पॉइंट P से परवलय पे कितने अभिलंब खींचे जा सकते हैं, कितने, हाउ मेनी नॉर्मल आर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट P, फ्रॉम दिस गिवन पॉइंट, दिया हुआ पॉइंट P से ऑन द पैराबोला, ऑन द गिवन पैराबोला। तो गिवन पैराबोला y का बराबर 4x, गिवन पॉइंट h, k, तो हाउ मेनी नॉर्मल आर ड्रॉन ऑन दिस पैराबोला, ठीक है बच्चों। तो कितने पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं, तो कितने कर सकते हैं बच्चों, जितने इसकी, तो बच्चों बोलो जितने इसके मान आएंगे, जितने इसके रूट्स आएंगे। तो बोलो अपने पास t का क्या बना, t का एक क्या बच्चों देखो त्रिघात समीकरण बना, क्या बना बच्चों, एक त्रिघात समीकरण बना। तो कितने रूट्स है इसके पॉसिबल, 3, तो t1 t2 और t3, तो कितने रूट्स आए बच्चों इसके, 3 रूट्स आ गए। इसका मतलब बच्चों कितने नॉर्मल खींचे जा सकते हैं इस पॉइंट P से, 3 नॉर्मल। तो एक नॉर्मल a आ गया t1 के रूप में मान लो इसको, ये पॉइंट B आ गया, इसको t2 के रूप में मान लो, और ये पॉइंट C आ गया जिसको अपन ने क्या मान लिया, t3 मान लिया, ठीक है बच्चों, इसी पॉइंट P से। तो बच्चों ये जो भी नॉर्मल है बोलो ये कहां से जाएंगे, पॉइंट P से होके, तो यानी इसे अपन क्या बोलेंगे, A B C को, तो A, B, C आर कॉन्करेंट पॉइंट, ठीक है बच्चों, एंड ये क्या हो गया, कॉन्करेंट पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो A, B, C आर कॉन्करेंट पॉइंट, और इन्हीं कॉन्करेंट पॉइंट को बच्चों अपन क्या बोलेंगे, इन्हीं को अपन बोलेंगे कोनॉर्मल पॉइंट। क्या बोलेंगे बच्चों इनको, कोनॉर्मल पॉइंट, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, कोनॉर्मल पॉइंट। समझ आया बच्चों।
तो ये चीज समझ आ गई। कोनॉर्मल पॉइंट्स क्या होता है कि किसी एक पॉइंट पी से यदि अपन 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं तो क्या रहेंगे बच्चों, वो कहलाएगा कोनॉर्मल पॉइंट। ठीक है बच्चों। अब इसमें कंडीशन क्या आती है बच्चों, ये चीज ध्यान समझो। इसको कोनॉर्मल पॉइंट्स क्या बोला अपन ने बच्चों, ये जरूरी नहीं कि एक पॉइंट पी जो अंदर स्थित होगा परवलय के, हर एक पॉइंट पी से 3 नॉर्मल खींचे जा सकते हैं, ये नेसेसरी नहीं है। आप बोलोगे क्यों नहीं है जी, त्रिघात समीकरण तो बन रहा है, क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों त्रिघात समीकरण के लिए भी ये जरूरी होना चाहिए कि तीनों ही रूट्स क्या आने चाहिए, वास्तविक। तीनों ही रूट्स क्या आने चाहिए, वास्तविक। यदि तीनों ही रूट्स वास्तविक है यानी रियल है, तब जाके क्या हो जाएंगे, 3 नॉर्मल ड्रॉ होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो बच्चों जनरली देखो कुछ केसों के लिए तीनों नॉर्मल्स आ जाते हैं, नहीं अधिकांश कुछ जैसे, तो बच्चों देखो इसमें क्या होता है कि कुछ केस ऐसे होते हैं जिसके लिए एक तो क्या है वास्तविक रूट है, बाकी 2 क्या रहते हैं, काल्पनिक रहते हैं। बाकी 2 क्या रहते हैं, काल्पनिक। केवल कल्पना ही करते हैं कि ऐसा होगा, नहीं ऐसा होता नहीं है। ठीक है बच्चों। तो कोनॉर्मल पॉइंट्स क्या होंगे कि एक वो वाला पॉइंट परवलय के अंदर स्थित वह बिंदु जिससे परवलय पे 3 वास्तविक नॉर्मल खींचे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो वो हो जाएंगे अपने पास कोनॉर्मल पॉइंट्स। तो बच्चों कोनॉर्मल पॉइंट्स समझ में आए आपको कैसे? अब बच्चों ये कोनॉर्मल पॉइंट्स अपन को कभी कभी क्या करना है, ज्ञात करना होता है। बच्चों T1 T2 T3 मुझे ज्ञात करना होता है, तो उसके लिए अपन एक एक नोट के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों। तो ये समीकरण समझ में आ गया। चलो अब बच्चों देखो इस समीकरण के बारे में चर्चा करते हैं। तीनों रूट्स मैंने मान लिए T1 T2 और T3। तो आओ बच्चों अब इसकी बात करते हैं। चलो देखते हैं क्या आएगा, a t क्यूब माइनस प्लस 2a माइनस के h t माइनस के बराबर 0, ये आएगा बच्चों। ठीक है, ये अपने पास आ गया। और इसके कितने रूट्स मान लिए अपने, 3, T1 T2 और T3। तो बच्चों देखो पहला पॉइंट अपन क्या बात करेंगे, तो पहला पॉइंट जो अपन बात करेंगे बच्चों कि देखो सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स T1 प्लस T2 प्लस T3। तो सम ऑफ रूट्स बच्चों क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होगा टी स्क्वायर का। देखो बच्चों टी क्यूब के बाद क्या आता है, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का गुणांक बटे टी क्यूब का गुणांक, ये होता है बच्चों। तो टी स्क्वायर का गुणांक कितना है बच्चों, 0। तो 0, टी स्क्वायर एब्सेंट है ना इसमें, एब्सेंट है तो है। तो बच्चों सम ऑफ द रूट्स कितने रहेंगे इसके, 0 होते हैं। तो पहला पॉइंट याद रखो बच्चों। अब इसको बच्चों मैं लिखूंगा कैसे, तो बच्चों ये भी चीज याद रखना, T1 प्लस T2 प्लस T3 को मैं ऐसे लिखूंगा समेशन T1। तो समझ जाना कितने रूट्स है, 3। तो कैसे बोलेंगे, T1 फिर T2 फिर T3 प्लस करते करते बराबर कितना है इसका आंसर, 0। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट दिया गया। ठीक है। अब बच्चों इसी में देखो ए पॉइंट है ना, पहले पॉइंट का ए पॉइंट, पहले पॉइंट का बी पॉइंट। अब बच्चों बी पॉइंट क्या करना है अपन को, प्रोडक्ट ऑफ पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ सब। तो बच्चों पहले अपन प्रोडक्ट करेंगे, तो T1 T2 प्लस T2 T3 प्लस T3 T4 T3 T1। तो ये वैल्यू बोलो बच्चों कितनी रहेगी, ये वैल्यू रहेगी। तो बच्चों ये देखो ये क्या रहेगी, x का गुणांक यानी t का गुणांक बटे a। तो t का गुणांक कितना है बच्चों, 2a माइनस के h बटे कितना है a। तो ये वैल्यू। तो बच्चों अब इसको अपन क्या लिखेंगे बोलो बच्चों, तो इसको भी यदि मुझे ऐसे लिखना है तो बोलो बच्चों क्या लिखूंगा, समेशन ऑफ T1 T2, समेशन ऑफ T1 T2 बराबर कितना रहेगा, 2a माइनस के h बटे a। तो ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये याद रखना आपको। फिर सी पॉइंट, बच्चों सी पॉइंट अब क्या करेंगे अपन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट T1 T2 T3 बराबर क्या होगा, माइनस अचर पद बटे क्यूब का गुणांक। तो अचर पद कितना है, माइनस के पहले से बटे एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, a। तो बच्चों ये कितना जाएगा अपने पास, ये जाएगा k अपॉन a। कितना जाएगा बच्चों, k अपॉन a। अब इसको ही मुझे लिखना है, तो बच्चों बोलोगे किसमें, प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में तो क्या लिखूंगा, पाई T1 बस ऐसे लिखूंगा पाई T1। तो पाई T1 बराबर कितना जाएगा बच्चों, k अपॉन a, सिंपल। तो पाई T1 बराबर k अपॉन a। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें अपन ने पहले तो अपन ने ये बात करी। तो बच्चों जो भी रूट्स, जो भी आपके पास कोनॉर्मल पॉइंट्स आएंगे, तो वो कोनॉर्मल पॉइंट्स यदि प्राचार रूप में है तो उनका सम क्या हो जाएगा, प्राचारों का सम कितना हो जाएगा, 0 होना चाहिए। ये सब चीजें कंडीशन वेरीफाई है। अब बच्चों दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट बच्चों मैं क्या करता हूँ कि जो T1 T2 T3 है इसको मैंने 2a से गुणा किया। किससे गुणा करा बच्चों, 2a से। तो
2a से जब गुणा करोगे तो कितना जाएगा 2a t1 प्लस 2a t2 प्लस 2a t3 बराबर कितना जाएगा 2a इंटू 0 तो 0। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये 2a t1 2a t2 2a t3 तो बच्चों ये तो क्या हो गया y कोऑर्डिनेट हो गया। ये तो क्या हो गया बच्चों y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a, जो पॉइंट a मान लिया t1 यानी ये इसका y कोऑर्डिनेट। बच्चों ये क्या हो गया y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b जो कि प्राचार उसका t2 है, और ये क्या हो गया y कोऑर्डिनेट ऑफ c जिसका प्राचार कितना है t3 बराबर कितना हो गया 0। ये सब मिलके क्या हो गया 0। ठीक है बच्चों। अब देखो इसके लिए अब अपन क्या बातें करेंगे बच्चों कि मैंने क्या करा बच्चों, एक आपने क्या ले लिया पॉइंट p ले लिया, इस पॉइंट p से नॉर्मल ड्रॉ करा, पहला नॉर्मल a, दूसरा नॉर्मल कितना गया ये आ गया मान लो b, और तीसरा नॉर्मल बच्चों ये आ गया c। ठीक है बच्चों c। तो पहला नॉर्मल ये a, दूसरा तीसरा, तीन नॉर्मल आ गए बच्चों। ये t1, इसका प्राचार t2 और इसका प्राचार t3। अब बच्चों क्या करेंगे अपन, जब मैं इनको मिला दूंगा बच्चों, ये तीनों पॉइंट्स को मिला के जब मैंने क्या करा है तीनों पॉइंट्स को मिला के यदि मैंने एक त्रिभुज बनाया, क्या बनाया बच्चों मैंने एक त्रिभुज, तो त्रिभुज ए बी सी, यदि मैंने तीनों कोऑर्डिनेट्स को मिला के त्रिभुज बनाया ए बी सी, तो ए बी और सी, इसके बोलो क्या देंगे t1 प्राचार रूप, इसका प्राचार रूप कितना है t2 और इसका प्राचार रूप कितना है t3। ठीक है बच्चों। तो अब मैं इसका सेंट्रोइड लिखूंगा, क्या लिखूंगा बच्चों मैं इसका सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड बच्चों बोलो सेंट्रोइड की क्या होती है समीकरण, समेशन ऑफ x मतलब इसके एक्सपोनेंट अपॉन 3 और समेशन ऑफ y बटे 3, ये होता है बच्चों x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, ये होता है बच्चों। अब y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू कितनी है बच्चों 0 है इनके लिए, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो बच्चों इसका सेंट्रोइड जो होगा g बराबर वो कितना जाएगा समथिंग, ये तो कुछ आंसर आएगा तो अल्फा आ गया, और ये कितना आएगा 0। तो बच्चों अल्फा कोमा 0 बोलो क्या है, अल्फा कोमा 0 y स्क्वायर बराबर 4x, यानी अल्फा कोमा 0 y स्क्वायर बराबर 4x का क्या है एक्सिस पे स्थित है। देखो अल्फा कोमा 0 क्या है बच्चों 0 है ना, ये 0, तो 0 का मतलब क्या है एस अक्ष, 0 का मतलब क्या है बच्चों एस अक्ष। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि ये जो सेंट्रोइड है वो लाइज करेगा कहां पे, एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला। समझ में बच्चों। तो बच्चों देखो इसको भी अपन थ्योरी में लिख लेते हैं। थ्योरी में क्या लिखेंगे बच्चों कि जो कोनॉर्मल पॉइंट्स होते हैं, कोनॉर्मल पॉइंट्स से बना एक त्रिभुज का जो केंद्र होता है, जो सेंट्रोइड होता है, वो उस परवलय के एक्सिस पर स्थित होता है। वो उस परवलय के कहां पे स्थित होता है एक्सिस पे। देखो बच्चों कितना डीपली अपन लेके गए इस चीज को, और में बच्चों तो ये चीज भी आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है बच्चों। चलो तीसरा पॉइंट की बात करो बच्चों। तो बच्चों 2 पॉइंट हो गए अच्छे से, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया आपको अच्छे से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बेटू अच्छे से समझ में आ गया। चलो अब बच्चों देखो अपन को क्या है एक और चीज, तीसरा पॉइंट। तो बच्चों तीसरा पॉइंट जैसे आपसे बोला गया हो कि T1 बच्चों जैसे एक पॉइंट आपको दे दिया P, तो ये पॉइंट P आपको एक अंदर दे दिया। ठीक है बच्चों P H K, ये आपको एक पॉइंट दे दिया P H K, और कोनॉर्मल पॉइंट्स यानी 3 पॉइंट्स, यानी 3 नॉर्मल नीचे अपन ने 1 2 और 3 ऐसे कुछ अपन को दे रहा है। ठीक है बच्चों, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, तीन नॉर्मल अपन को दे दिए। दिख रहा है ना बच्चों आपको। अब बच्चों देखो ये जो पॉइंट्स होंगे कभी कभी आपको क्या कर देंगे बच्चों कि ये जो नॉर्मल पॉइंट्स है ना, इसमें आपको ऐसे देंगे बच्चों कि ये वाला प्राचल आपको T1 दे दिया, इसका प्राचल आपको T2 दे दिया, और इसका प्राचल आपको T3 दे दिया। तो बच्चों आप ये समझना कि यदि मान लो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि आपको एक पॉइंट दे दिया P, ठीक है बच्चों, और इस पॉइंट P से अपन ने 2 प्राचल खींच दिए। ठीक है बच्चों, एक ये और एक ये, 2 नॉर्मल है, और दोनों नॉर्मल ये कैसे आ गया वास्तविक आ गया। तो डेफिनेटली आप ये समझ लेना बच्चों कि इससे एक और अपन नॉर्मल खींच सकते हैं। नहीं बच्चों मैं आपसे पहले एक बार बोल दे रहा हूं, मैंने आपसे क्या बोला बच्चों कि आप एक पॉइंट दे दिया P H के परवलय के अंदर स्थित है, और ये बोल दिया कि इस पॉइंट से 2 नॉर्मल खींचे गए हैं। कितने नॉर्मल खींचे गए? 2 नॉर्मल खींचे गए। तो बच्चों जब 2 नॉर्मल खींचे गए हैं तो उसमें कंडीशन क्या जाएगी अपनी कि अच्छा 2 नॉर्मल खींचे,
दो नॉर्मल खींच दिए, अरे वाह मजा आ गया, वाह रे वाह, दो नॉर्मल खींच दिए ए और बी। तो इसका मतलब कि दोनों नॉर्मल की वैल्यू वास्तविक आ गई, तो इससे तीसरा नॉर्मल भी खींचेगा। अब वो तीसरा नॉर्मल अलग है कि नहीं, हो सकता है वो तीसरा नॉर्मल इन्हीं में एक लाइज करे। बच्चों देखो कितने रूट्स है इसके, 3 रूट्स है ना, T1 T2 T3, हो सकता है 2 रूट समान आए, तीसरा अलग है। रेडी मेरे बच्चों, तो ये चीज को आप अच्छे से एक बार और क्वेश्चन करते समय इस चीज को याद रखना। तीसरा पॉइंट क्या है कि जब भी आपको 2 पॉइंट्स दे दिए, जब भी आपको क्या कर दिए बच्चों, 2 पॉइंट्स आपको दे दिए कि ये T1 और T2 है जो परपेंडिकुलर खींचे जा रहे हैं एक फिक्स बिंदु से, एक स्थिर बिंदु से दो टेंजेंट मतलब 2 नॉर्मल खींचे गए हैं। तो अब आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए, या तो तीसरा पॉइंट लाइज करेगा, या फिर आप क्या करेंगे वो T1 T2 निकाल के, वो दोनों पॉइंट्स के T1 T2 निकाल के इस समीकरण में रख देना, इस समीकरण में रख के आप वैल्यू निकाल लेना बच्चों, सेटिस्फाई करवा लेना। और गेट इट बच्चों, तो यहाँ से रूट्स निकल जाएंगे आपके, या फिर T1 T2 की वैल्यू रख के T3 की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, तो वो T3 की वैल्यू निकाल सकते हो ना, T1 प्लस T2 प्लस T3 बराबर 0, तो T1 T2 की वैल्यू रख के T3 की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालो, T3 की वैल्यू निकालो। और वो T3 यदि समान आ गया, T1 T2 के बराबर आ गया, तो इसका मतलब वो दोनों एक कोइंसिडेंट कर रहे, ठीक है, और अलग आ गया तो अलग निकालना। और अगर मैंने बच्चों, तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। अब बात करेंगे बच्चों अपन चौथे पॉइंट की। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज समझ आ गई। चलो अब चौथे पॉइंट की बात कर लो। तो बच्चों चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट आपको क्या दिया जाएंगे कि यदि ये तीनों पॉइंट्स A, B, C, बच्चों ये तीनों पॉइंट्स क्या कोलिनियर हो सकते हैं क्या? क्या ये कोलिनियर हो सकते हैं क्या? नेवर, कभी नहीं। बच्चों 3 पॉइंट्स यदि कोलिनियर हो गए, तो इसका मतलब बच्चों देखो ये तीनों पॉइंट से एक लाइन, तो परवलय पे कोई लाइन ऐसे किसी घूमेगी क्या? नहीं, परवलय पे क्या होगी बच्चों, एक जो लाइन्स होगी ना, एक लाइन, तो वो सीधी कट करेगी। परवलय को दो पॉइंट्स पे कट करते हैं, 3 पॉइंट्स पे तो कट करेगी नहीं। तो इसका मतलब A, B, C कोलिनियर पॉइंट कभी नहीं होंगे, नेवर। तो कोनॉर्मल पॉइंट्स नेवर भी कोलिनियर पॉइंट्स। और गेट इट बच्चों, कोनॉर्मल पॉइंट्स को नॉर्मल पॉइंट्स नेवर भी कोलिनियर पॉइंट्स। तो बच्चों जब ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये 3 पॉइंट से होके मैं एक परवलय, एक सर्किल गुजार सकता हूं। तो एक सर्किल पासिंग थ्रू A, B, C। तो सर्किल किससे पास करेगा? तीनों A, B, C से पास करेगा। ठीक है बच्चों, तो A, B, C से सर्किल पास करेगा, इसका मतलब सर्किल, ये जो सर्किल जो A, B, C से पास करेगा वो सर्किल और गिवन पैराबोला आपस में क्या करेंगे? इंटरसेप्ट करेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? आपस में क्या करेंगे? वो इंटरसेप्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, जब यानी A, B, C कोनॉर्मल पॉइंट्स है, यदि A, B, C कोनॉर्मल पॉइंट्स है, तो ये नेवर भी कोलिनियर। जब नेवर भी कोलिनियर है, तो इन पॉइंटों की सहायता से मैं एक सर्किल बना सकता हूँ। वो बनाया गया सर्किल और पैराबोला आपस में क्या करेंगे? इंटरसेप्ट करेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? वो आपस में इंटरसेप्ट करेंगे। तो बच्चों देखो, अब ये चीज आप खुद कर लेना, ये चीज मैं एज ए होमवर्क करवाऊंगा आपसे कि एक सर्किल और एक पैराबोला को जब आप इंटरसेप्ट करोगे, यानी सर्किल की इक्वेशन में, सर्किल की जो इक्वेशन है, मान लो स्टैंडर्ड सर्किल की इक्वेशन ले ली, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, और स्टैंडर्ड पैराबोला ले लिए y बराबर mx प्लस c। तो y बराबर mx प्लस c आप सर्किल में रख के चेक कर लेना। तो वहां पे बच्चों कितना जो समीकरण बनेगा, वो समीकरण क्या बनेगा बच्चों? चतुर्थ घात का समीकरण बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? चतुर्थ घात का समीकरण। तो चतुर्थ घात का समीकरण बनने का मतलब कितने रूट्स आएंगे इसके? 4 रूट्स आएंगे। कितने रूट्स आएंगे बच्चों? 4 रूट्स। चलो मैं इसमें बच्चों देखो अपन क्या कर रहा है, अपन क्या समझा रहा है। तो बच्चों एक सर्किल का, मान लो अपन ने क्या मान लिया, सर्किल का एक अपने सामान्य स्टैंडर्ड इक्वेशन मान ली, सर्किल की स्टैंडर्ड मानक समीकरण, और ऐसे अपन ने परवलय का मानक समीकरण मान लिया y स्क्वायर बराबर 4x। जब अपन इसको हल करेंगे, y स्क्वायर के लिए रखेंगे तो कितना जाएगा बच्चों? x स्क्वायर प्लस के 4x इज इक्वल टू r स्क्वायर, ये जाएगा बच्चों। अब जब इसको हल करेंगे तो x के कितने माना जाएंगे बच्चों? 2 माना जाएंगे। तो x के दोनों मान के कोरस्पॉन्डिंग y के भी बोलो बच्चों। x बराबर 1 की जब आप इसमें रखोगे तो y की कितनी वैल्यू जाएगी? 2 वैल्यू जाएंगी। तो y की कितनी वैल्यू जाएंगी? 2 वैल्यू। और ऐसे ही दूसरा मान रखोगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग y की कितनी वैल्यू जाएंगी? 2। तो कितने माना जाएंगे? 4 मान। कितने माना जाएंगे बच्चों? 4। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब एक पैराबोला और एक सर्किल जो कट करेंगे वो कितनी जगह?
चार्ज है, ठीक है बच्चों। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग तो जब अपन इसको हल करेंगे तो मैं आपको समझा देता हूँ कुछ ऐसे, T1 T2 T3 और T4 चार रूट्स आ गए। चारों रूट्स का सम जो होगा बच्चों वो भी क्या होगा, चार रूट्स आ गए और चारों रूट्स का सम क्या होगा बच्चों, 0 होगा। क्या होगा, चार रूट्स आ जाएंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 बराबर 0। तो उसमें बच्चों कितने रूट्स, चार रूट्स आएंगे और उनका सम कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉरी बच्चों ना, 0 हो जाएगा। अब देखो बच्चों T1 प्लस T2 प्लस T3 तो कितना जाएगा, 0 प्लस T4 बराबर 0 तो T4 कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। T4 कितना आ गया, 0। इसका मतलब ये जो सर्किल है बच्चों, ये जो सर्किल है, ये सर्किल जो परवलय को पास कर रहा है, ऐसे, ठीक है बच्चों, परवलय को इंटरसेप्ट करता हुआ जा रहा है, परवलय को पास कर रहा है, तो उसका एक वर्टिसिस यानी सर्किल का एक पॉइंट क्या हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा। एक पॉइंट उस सर्किल का क्या हो जाएगा, शीर्ष, ठीक है बच्चों। यानी जो कोनॉर्मल पॉइंट है ना A, B, C, तो ये जो सर्किल है जो A, B, C से तो पास करेगा ही करेगा। A, B, C से पास करने वाला सर्किल परवलय के वर्टिसेस से होके भी गुजरेगा, परवलय के वर्टिसेस से होके भी क्या करेगा, गुजरेगा। ये चीज आपको समझनी है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया? अपन ग्राफिकली ऐसे अप्रोच करें तो बच्चों देखो ये जो पॉइंट्स है A, ये पॉइंट्स है B और ये पॉइंट्स है C। मान लो ये तीन पॉइंट से क्या कर रहा है, एक सर्किल भी गुजर रहा है और ये तीनों पॉइंट्स परवलय पे स्थित है। तो बच्चों ये यदि कोनॉर्मल पॉइंट्स हो गए, ये कौन से पॉइंट्स हो गए, कोनॉर्मल पॉइंट्स। किसके लिए, पैराबोला के लिए। तो पैराबोला के लिए कोनॉर्मल पॉइंट्स हो गए, तो इसका मतलब पैराबोला का वर्टिसिस भी इस सर्किल से गुजरेगा। तो पैराबोला का वर्टिसिस भी क्या हो जाएगा बच्चों, इस सर्किल से गुजरेगा, ठीक है बच्चों। जो भी आकृति इसकी बनी है थोड़ी आकृति सही नहीं बन रही, ठीक है बच्चों। तो ये चीज समझ लेना आपको, मतलब क्या समझाया मैंने आपको कि एक सर्किल जो A, B, C से गुजर रहा है, मतलब ऐसे समझो बच्चों। क्या समझना है आपको कि एक सर्किल जो पैराबोला के कोनॉर्मल पॉइंटों से गुजरता है तो वो सर्किल उस पैराबोला के वर्टिसेस से भी गुजरेगा, खत्म मानी, बस इतना सा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन कोनॉर्मल पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। और बच्चों कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो मैंने इसमें छोड़ चुका, तो अपन कोशिश करेंगे कि एक बार कॉनिक सेक्शन पूरा हो जाए तो उनको रिदम में ले ले। तो वो क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो पूरे कॉनिक सेक्शन के लिए कॉमन होंगे, तो वो क्वेश्चन अपन करेंगे बाद में, ठीक है बच्चों। तो एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, if P, Q, R, if P, Q, R be three conormal points, three conormal points on the parabola y square बराबर 4ax, the normal at which passes through the point points T and X, and X is the focus of the parabola। बच्चों ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, ठीक है। तो देन सो दैट प्रूफ करवा रहा है अपन से, तो xp डॉट xq डॉट xr इज इक्वल टू axt स्क्वायर। तो इसमें इस एक क्वेश्चन से बच्चों पूरी फील आपको ज्यादातर कोशिश करेंगे अपन, ये क्वेश्चन से पूरी फील लेने की कोशिश करेंगे, पूरी, ठीक है बच्चों। तो ये पॉइंट्स है P, Q, R be the three conormal points on the parabola y square 4x, the normal at which passes through the points T। कहां से पास करेंगे, T से। तो बच्चों ये आपके पास नॉर्मल है कितने, P, Q और R, तीन नॉर्मल से बच्चों। तीनों नॉर्मल कहां से पास करें, पॉइंट्स
कहां से पास कर रहे हैं बच्चों, ये टी से, कहां से पास कर रहे हैं, टी से। ठीक है बच्चों, कहां से पास कर रहे हैं, टी से। अब बच्चों देखो आपको क्या है, इसको मैंने मान लिया T1, इसको मैंने मान लिया T2 और इसको मैंने मान लिया T3। ठीक है बच्चों, मैंने ये मान लिया T1 T2 और T3 रूट्स है। अब बच्चों देखो T1 T2 T3 रूट्स है, तो यहाँ पे बच्चों x इज द क्या है, फोकस, तो x का फोकस है। तो अपन को क्या सिद्ध करना है, xp xq और xr का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, axt क्यूब का, axt स्क्वायर का। तो चलो बच्चों देखो लिखते हैं पहले xp xq और xr। बच्चों xp क्या है, xp है फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p, फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p, तो इस पॉइंट p की फोकल डिस्टेंस। q क्या है बच्चों, q है फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट q, और xr क्या है बच्चों, फोकल डिस्टेंस ऑफ r। तो फोकल डिस्टेंस बोलो बच्चों कैसे निकालते हैं, a1 प्लस t1 स्क्वायर, यही है बच्चों इसके लिए। फिर इसके लिए बोलो a1 प्लस t2 स्क्वायर, और फिर इसके लिए बच्चों a1 प्लस t3 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी क्या है, फोकल डिस्टेंसेज, xp की फोकल डिस्टेंस, xq की फोकल डिस्टेंस और xr की फोकल डिस्टेंस ये होगी। तो बच्चों a कितना हुआ है, a क्यूब, और क्या जाएगा ये 1 प्लस t1 का स्क्वायर, 1 प्लस t2 का स्क्वायर और 1 प्लस t3 का स्क्वायर, ये हो गया बच्चों। अब बच्चों इसको जब अपन सोल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे बच्चों, अपन सोल्व करेंगे 1 प्लस t1 इसको, तो क्या जाएगा बच्चों 1 प्लस, तो बच्चों एक तो आ जाएगा मेरे पास समेशन t1 स्क्वायर, ठीक है, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t3 स्क्वायर, एक आ जाएगा बच्चों मेरे पास क्या, समेशन t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर, इस टाइप में, यानी t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर t3 स्क्वायर प्लस t3 स्क्वायर t1 स्क्वायर, ऐसे